हेलो एवरीवन। ये तुम लोगों का जो स्कूल एग्जाम आ रहा है कब से आ रहा है? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आ रहा है। उसके लिए थोड़ा ब्रीफिंग कर रहे हैं। चैप्टर में नहीं पढ़ा है, अपने तरीके से मैं चैप्टर को पढ़ाऊंगा। थोड़ा मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको मदद करेगा स्कूल एग्जाम के लिए। स्कूल में जितना चाहिए उतना ही पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। तो लेंस के बारे में देख रहे हैं। पहला चीज हम देखेंगे, व्हाट इज ए लेंस। व्हाट इज ए भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज ए लेंस, ये आता है कौन सा चैप्टर में बताओ? दी चैप्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन दो पार्ट में आता है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। जब हम देखे थे कि कोई एक मीडियम में मान लो ये कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इस मीडियम में हुआ यूं है कि कोई लाइट रे ऐसे आया और ऐसे आने के बाद ऐसे बेंड कर गया और ऐसे निकल गया। तो ये जो दोनों सरफेस है इसको कहते हैं इंसिडेंट सरफेस, ये इमर्जेंट सरफेस। इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस, इमर्जेंट सरफेस मतलब जहां से रे निकल रहा है। जस्ट मिनट, जहां से रे निकल रहा है, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। यस, जहां से रे निकल रहा है। ओके, जहां से रे निकल रहा है मतलब ये इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस, दोनों सरफेस पैरेलल है तो हम इसको क्या कहते हैं? स्लैब। वी कॉल इट ए स्लैब। ठीक है, हम इसको स्लैब कहते हैं, ये आप लोगों को मालूम है। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया कि when the incident surface is parallel to the emergent surface। अच्छा, अगर इंसिडेंट सरफेस इमर्जेंट सरफेस पैरेलल नहीं है, सपोज हम कहेंगे कि कोई एक बॉडी है जो दिखने में कुछ ऐसा शेप का है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। इन दैट केस सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई रे आ रहा है, ऐसे गिरा, ऐसे अंदर की तरफ बेंड कर गया, बेंड करने के बाद चलो मानते हैं कि ये कुछ इधर को निकला ऐसे करके। सपोज द रे इज गोइंग लाइक दिस। हाँ, तो इन दैट केस व्हाट यू सी, द इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस, जहां से रे निकल रहा है बाहर, जहां पर रे घुस रहा है, ये दोनों पैरेलल नहीं। अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते थे? व्हाट वी कॉल इट, याद है कि भूल गए? प्रिज्म, है ना? If the incident surface and emergent surface are not parallel, you call it a prism। अगर प्रिज्म है तो फिर प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ऐसा करके टर्म्स आता है आपके सामने। तो मान लो कि ये दो सरफेस है, आप दोनों सरफेस को एक्सटेंड करो। जैसे ये हुआ, सरफेस को एक्सटेंड किया और ये वाला सरफेस को एक्सटेंड किया। नाउ दिस टू सरफेसेस आर अपीयरिंग टू कन्वर्ज समवेयर हियर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आया? So both of them are coming under the refraction at plane surface, चाहे वो प्रिज्म हो या स्लैब। But we are interested to talk about what is a lens। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे? हम कहेंगे if out of the incident surface and the emergent surface of a transparent medium, at least one surface is curved, मतलब not plane, then it is called a lens। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लेंस कहेंगे। मतलब दोनों में से कोई एक सरफेस, कम से कम दोनों हो जाए तो भी चलेगा, कम से कम एक सरफेस कर्व्ड है तो then it is called a lens। समझ में आया क्या? अब कोई एक सरफेस कर्व हो जाए तो व्हाट इज लेंस में हम लोग ये समझ गए हैं कि थोड़ा सुंदर दिखने के लिए इसको लिख देते हैं इसे, व्हाट इज लेंस।
अगर दोनों सरफेस प्लेन है तो वो स्लैब होंगे या फिर प्रिज्म होंगे। कम से कम एक सरफेस कर्व्ड रहेगा तो हम कहेंगे ये लेंस है। अब ये जो लेंस है ये दो किस्म के होते हैं। पहले मैं इसका फिगर बनाऊं तो सपोज हम कहेंगे ऐसा शेप का है, एक सरफेस तो फ्लैट है, दूसरे सरफेस कर्व्ड है, सो दिस इज ए लेंस। यहाँ पे दोनों सरफेस कर्व्ड है, दिस इज आल्सो ए लेंस। सपोज हम कहेंगे एक सरफेस ऐसा है, दूसरा सरफेस ऐसा है, दिस इज आल्सो ए लेंस। समझ में आ रहा है क्या? सपोज हम कहेंगे एक सरफेस ऐसा है और दूसरा सरफेस ऐसा है, तब भी ये लेंस है। ध्यान रहो, समझ में आ रहा है? इसको बाइकॉन्केव लेंस कहते हैं, सबका नाम अलग अलग रहता है, लेकिन आपकी कोर्स में सिंपल एक कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस, मतलब एक कॉन्केव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट लेंसेस व्हाट वी सी। लेकिन आपकी स्कूल एग्जाम में क्या आएगा? दो किस्म की लेंस। कौन सा दोनों आएंगे आपकी एग्जाम में? एग्जाम में आएंगे आपका ये आएगा, कौन सा बताओ? ये आएगा, ये वाला आएगा आपके एग्जाम में, और ये आएगा। ये दोनों को ही देखते हैं। बाकी ऐसे आप सोच रहे होगे कि 1000 टाइप्स ऑफ लेंसेज कैन बी मेड डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपके एग्जाम में जो आएगा, इधर का रेडियस बराबर होगा, है ना, इधर का रेडियस बराबर होगा, बराबर नहीं भी होगा तब भी लेंस है। तो अभी जो हमें चीजें समझ में आया उसको लेके बढ़ते हैं। हाउ वी कैटेगराइज ए लेंस एज ए कन्वर्जिंग लेंस और ए डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ लेंस। सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं तो बाकी की चीज सारा स्किप कर रहे हैं। इन आवर जनरल क्लास वी शैल सी ऑल डिटेल्स। ये मत सोचना कि इतना ही है, बहुत कुछ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंस। एक हुआ कन्वर्जिंग लेंस, दूसरा हुआ डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं? इफ नॉर्मल लेंस को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को भी समझना है लेंस के बारे में। और बिफोर आई गो फॉर टाइप्स ऑफ लेंस, स्कूल में यही चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि स्कूल सिलेबस में जो है उसमें लेंस में क्या क्या असम्पशन लिया गया है। अगर वो असम्पशन वैलिड नहीं होगा, स्कूल में जो पढ़ाया सारा बेकार हो जाएगा। एक भी लेंस फॉर्मूला, फोकल लेंथ कुछ भी काम में नहीं लगेगा। ठीक है, तो व्हाट आर द असम्पशंस मेड? असम्पशंस मेड, अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक लेंस है, ये एक लेंस है, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि दिस विल बी इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। दिस विल बी इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। दिस मतलब कहाँ पे? नहीं सर, सेंटर पे। नहीं, डोंट रिमेंबर कि थ्रू दी सेंटर। थ्रू दी सेंटर ऐसे याद मत रखो। पहले आप सोचो कि ये जो लेंस है, हाउ यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर ए लेंस। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि इसको लेबोरेटरी में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा, असम्पशन को हम लोग लिखेंगे, बट उससे पहले देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक प्रिज्म है, ऐसा कोई प्रिज्म है, और इस प्रिज्म में कोई रे अगर ऐसे आता है, यू नो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस, ये तो मालूम होगा। अच्छा, और कोई अगर एक स्लैब है, एक स्लैब है, ये स्लैब में अगर कोई रे आएगा तो इट पास जस्ट लाइक दिस। नाउ थिंक ऑफ ए लेंस जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री है। अब मान लो कोई रे ऐसे आया, कोई रे ऐसे आया तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे करेगा। सो इन तीनों को जोड़ दो, हाउ विल बी लुकिंग लाइक? इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, कि देखो कि लेंस को हम ऐसे तीन टुकड़े में डिवाइड कर सकते हैं, ना? तो अगर कर सकते हैं तो सोचो कि यहाँ पे अगर कोई रे आया ऐसे, तो ऑब्वियसली इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस। यहाँ पर कोई रे आया, इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस। इधर से गया, इट विल गो लाइक दिस।
क्या देख रहे हैं हम, जो रेज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रिज्मेटिक पार्ट, ये ऐसे पेंट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द स्लैब इट इज गोइंग लाइक दिस, बिकॉज ऑफ दिस इट इज गोइंग लाइक दिस। ये जो पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है स्लैब का, स्लैब का सेंट्रल पॉइंट, डोंट से कि पूरा लेंस का, क्योंकि ये लेंस का अगर ये निचला वाला हिस्सा नहीं भी रहेगा तब भी ये लेंस है। कोई एक लेंस आपके पास दिया हुआ है और कोई काट के इतना टुकड़ा निकाल दिया, दिस पार्ट इज रिमूव, व्हाटएवर इज लेफ्ट दैट इज आल्सो ए लेंस, बट डोंट से कि पूरा लेंस का सेंट्रल पॉइंट में प्रिंसिपल एक्सिस जाता है। ये जो स्लैब वाला पार्ट है, स्लैब वाला पार्ट का सेंट्रल लेंथ होता है, सेंट्रल पॉइंट से पास करता है प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? अच्छा, तो हम ऐसे कहेंगे कि लेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं काफी चीजें स्किप करके बता रहा हूं इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, प्रिज्म एंड स्लैब। आप कहोगे कि सर ये तो कॉन्वेक्स लेंस में समझ में आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और इफेक्टिवली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और अदर वी से इट बाई कॉन्वेक्स लेंस, मतलब दोनों तरफ कन्वेक्स है, एक तरफ कनकेव दूसरी तरफ कन्वेक्स हो सकता है, एक तरफ कन्वेक्स दूसरी तरफ प्लेन हो सकता है, एक डिग्री नाम बदल जाते हैं, प्लानो कन्वेक्स, हाँ कनकेव हो कन्वेक्स, कन्वेक्स हो कनकेव, ऐसे करके बहुत सारे टिपिकल नेमिंग है, नेमिंग नोमेनक्लेचर रिसर्च है। तो ये देखिए हम लोग हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ए कन्वेक्स लेंस इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म एंड स्लैब। सपोज हम कोई कनकेव लेंस की बात करेंगे, यू नो द कनकेव लेंस समथिंग लुक्स लाइक दिस। Now this can be understood as a combination of a prism. This is what is a prism. The incident surface and emergent surface are not parallel. If you extend, you get the angle of prism. Here is a slab, and here is another prism. सोचो आपका कनकेव लेंस इन तीनों का कॉम्बिनेशन जैसे दिख रहा है कि नहीं? In that case, you know, in case of a prism, the incident ray bends towards the base. मतलब अगर कोई रे ऐसे आएगा, ऐसे चले जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे चले जाएगा, ऐसे आएगा, सीधा चले जाएगा। Are you getting? तो इसमें क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि the rays are diverging away from each other. So what you call it a diverging lens. समझ में आ रहा है? इसमें क्यों डाइवर्ज हो रहा है समझ में आ रहा है? Why the rays diverge? Because with the principle of prism only. In the previous case, the rays were all converging. So by principle of prisms and slab only. So ये क्या था? It is a converging lens. Converging lens. जबकि दूसरा वाला क्या हो गया? ये बन गया है डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्जिंग लेंस है। सिर्फ दो ही किस्म की लेंस है। आप बोलोगे सर कोई अगर इसे प्लानो कनकेव होगा तो क्या करना है, वो सब जनरल क्लास में बताएंगे। अब कोई भी लेंस ले लो, किसी भी शेप का ले लो, फिगर देख के आप बता दोगे वो कनकेव है कि कन्वेक्स है। ठीक है, हाउ यू मेक ए लेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये होगी बात डाइवर्जिंग लेंस। नाउ लेंस की ये में फॉर्मूला में नोमेनक्लेचर में अगर देखेंगे, सपोज ये हमारा कोई एक लेंस है, कॉल इट ए कन्वर्जिंग लेंस, ऐसा है, थोड़ा गंदा है लेकिन चलेगा इसमें। हाँ, तो दी लाइन पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ द स्लैब पार्ट, स्लैब पार्ट की सेंटर से जाता हुआ जो लाइन है उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, और ये लेंस तब कहलाएगा अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग होगा। तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग होगा तो मतलब इसलिए तो शुरू में लिखे थे ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब लाइट एयर से लाइट आ रहा है, किसी मीडियम में जा रहा है,
सपोज हम कहेंगे कि एक ग्लास का मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, हम इसको एक ऐसा लिक्विड में डुबाया जिस लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, देन इट विल नॉट बिहेव एज ए लेंस। समझ में आ रहा है क्या? ये लेंस बिहेव करेगा कब? फिर μ2 इज मोर देन और लेस देन μ1, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो लेंस है आप देखोगे, ध्यान रखना, अगर μ2 इज मोर देन μ1 मतलब ये सराउंडिंग मीडियम से ज्यादा है, तो दिस इज ए कन्वेक्स लेंस, जो आप जानते हो, जिसको आप कहोगे कन्वर्जिंग है। समझ में आया क्या? लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मान लो कि मैं क्या करता हूं कि एक होलो ऐसा शेप का होलो ग्लास का चीज को पानी में डुबाते हैं, मतलब अंदर का μ2 एयर है, बाहर है वाटर, मतलब μ2 इज लेस देन μ1, ऐसे भी तो हो सकता है। सो अगर μ2 इज लेस देन μ1 और मैं इसको कोई एक लिक्विड में डुबाया जिसका सराउंडिंग का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इससे ज्यादा है, मतलब μ2 इज लेस देन μ1, तो ध्यान रहे दिखने में ये आपको लग रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस जैसा, बट इट विल बिहेव एज ए डाइवर्जिंग लेंस। क्यों बताया? क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, ये वाटर बबल, एयर बबल इनसाइड वाटर विल बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। आप सोचोगे बबल तो दिखने में कुछ ऐसा है, तो कन्वर्जिंग होना चाहिए, नहीं, ये एयर बबल है, अंदर एयर है, बाहर पानी है। समझ में आया क्या? तो एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स एज, ये काफी बड़ा लेंस हो गया, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ सो दैट आई कैन शो यू प्रॉपर्ली। चल मेरे लूना, ये हो गया लेंस, इतना बड़ा लेंस कोई कंपनी थोड़ी बनाता है। यस, ये हो गया लेंस और ये हो गई इसकी जरूरत की चीजें, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। तो याद रहे एग्जाम्पल पे, एन एयर बबल in water behave as a diverging lens। अब डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं? वो सिंपल है, द पैरेलल बीम ऑफ लाइट आर डाइवर्जिंग आफ्टर पासिंग थ्रू। कन्वर्जिंग कब कहते हैं? जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आर कन्वर्जिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन। अच्छा, अगर हम बात करें कुछ इस शेप का एक लेंस का, देखने से आपको लगता है कि ये एक कनकेव लेंस है। हर कनकेव लेंस डाइवर्जिंग नहीं होता है, हर कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग नहीं होता है। कब होता है? जब मंजूर खुदा होता है, ये μ2 है, ये μ1 है, ये μ2 है, ये चीज अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होगा। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। पूछने वाला बेवकूफ है, बताने वाला भी उससे बड़ा बेवकूफ है। कहाँ पे है, कैसा, किस चीज से बना है, सराउंडिंग क्या है, सब मिलकर डिसाइड करें। समझ में आया? लेकिन स्कूल में अगर पूछेंगे तो उनकी लिमिटेशन के हिसाब से लिखना है, हाँ कन्वर्जिंग होता है, क्योंकि ज्यादा तो सोचते नहीं, बोलते बोलते मैं ज्यादा बोल दिया, अब पीछे तो नहीं जा सकता, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो थोड़ा इसमें आना पड़ रहा है। एनीवे, अब इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुआ? फिर से स्लैब वाले पार्ट का मिड पॉइंट से जाता हुआ कोई लाइन, जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ई बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सोचो इसमें फिर से μ2 है, सराउंडिंग μ1 है। आप जो जानते हो कि ग्लास लेंस इन एयर मतलब μ2 इज मोर देन μ1, तो दिस विल बिहेव एज डाइवर्जिंग। उल्टा वाले को याद रखना आसान है आपके लिए, अगर μ2 लेस देन μ1 हुआ तो ये क्या बिहेव करेगा? एज कन्वर्जिंग। सो हम टाइप ऑफ लेंस के बारे में देख लिए। अब लेंस देख लिए, लेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट इज लेंस? लेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म एंड स्लैब। फिर हम देख लिए लॉजिक की कब ये, क्यों ये डाइवर्जिंग बिहेव करता है, या फिर कब ये कन्वर्जिंग बिहेव करता है। फिर हम लोग देख लिए कि ये जो लेंस है कब कन्वर्जिंग कब डाइवर्जिंग बिहेव करेगा एज ए होल। सो इसमें हम लोग देख लिए टाइप्स ऑफ लेंस, इसमें हम लोग देख लिए टाइप्स ऑफ लेंस। दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ लेंस? डोंट से कन्वेक्स एंड कनकेव, देयर आर 100 टाइप्स ऑफ लेंस दैट वे। से कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ठीक है।
टू इम्प्रूव योर इंटरेस्ट में थोड़ा सा बता सकता हूँ आपको कैसे पता करेंगे कोई कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। कि अगर सपोज हम कहेंगे कि ये एक स्फीयर है, थोड़ा सा अगर पकड़ लो तो पकड़ लेना, मान लो कि ये एक दूसरा स्फीयर है। नाउ दिस पार्ट इज टू बी यूज्ड एज ए लेंस। जस्ट इमेजिन दिस लेंस कैन बी डेवलप्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। तो द टू स्फीयर्स आर फिजिकली कटिंग ईच अदर, तो ऐसा लेंस में वो हरदम कन्वर्जिंग रहेगा। समझ में आ रहा? जस्ट थी आई विल चेंज द केस। सपोज हम कहेंगे कि इसमें मतलब कोई भी शेप का लेंस कैसे रहेगा, जैसे ये हो गया। सपोज मैं करता हूं दूसरा केस आपके लिए। सपोज मैं कहूं कि ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, सॉरी ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, दोनों का बीच में हम कुछ लिक्विड डाल दें। नाउ दैट इज बिहेविंग एज ए लेंस। सो नाउ दिस इज डेवलप्ड बाय नॉन इंटरसेक्शन ऑफ द टू सरफेसेस। नॉन इंटरसेक्शन से होगा तो क्या बनेगा? डाइवर्जिंग लेंस बनेगा। सपोज आपको ये समझ में आया, दिस पार्ट विल बी नाउ बिहेविंग एज ए डाइवर्जिंग लेंस। अगर मैं आपको केस बदल देता हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। सपोज आई गो फॉर अनदर केस। सपोज हम कहेंगे कि ये एक स्फीयर है और चलो मानते हैं कि ये एक दूसरा स्फीयर है। ठीक है, देयर आर टू स्फीयर्स। नाउ यू कंसीडर दिस पार्ट। दोनों सरफेस कन्वेक्स है, एक का रेडियस कम है, दूसरे का रेडियस ज्यादा है। बट नाउ हम बताए थे कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का कम से कम एक सरफेस कन्वेक्स कर्व रहेगा तो वो लेंस होता है। तो ये भी लेंस हुआ। ये कौन सा लेंस हुआ? कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? क्या दोनों स्फीयर की सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। दिस विल बी डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आ रहा है? तो वी शैल सी इन डिटेल्स व्हेन वी शैल गो फॉर आवर रेगुलर क्लास। प्लानो कन्वेक्स है, कैसे बनाना है? ये एक स्फीयर है और एक प्लेन सरफेस ले लो, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये जो लेंस निकल के आएगा बन जाएगा कन्वर्जिंग, क्योंकि कट करके आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये एक स्फीयर है, बाहर कोई एक सरफेस ले लो, ये जो लेंस निकल के आएगा उसको क्या कहेंगे? सो इफ दे आर जनरेटेड बाय इंटरसेक्टिंग सरफेसेस तो हम इसको कहेंगे कि कन्वर्जिंग, अदरवाइज डाइवर्जिंग। बट अगेन वी आर गोइंग आउट ऑफ योर स्कूल सिलेबस, आदत से मजबूर है। तो ठीक है, तो ये बन गया आपका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस जानने की तरीका। शेप से बता सकते हो, शेप से खाली शेप से नहीं बता सकते हो, मीडियम शेप एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एज वेल एज द सराउंडिंग ऑल टुगेदर विल डिसाइड कि ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। खाली फिगर देख के मत बताना। कोई बोलेगा ये वाला कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, तो बताओ कि सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये किस मटेरियल से बना है। सपोज कहेंगे कि ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.42, सपोज ऑयल का। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33। और मान लो कि इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है और ये पूरा चीज को पानी में डुबा हुआ है, मतलब ये बाहर वाले से ज्यादा है, कन्वर्जिंग। अंदर पानी भर दो और ऑयल में डुबा दिए तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा हो गया, तो बन गया डाइवर्जिंग। ठीक है, अगर सोचो कि ये जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीडियम में डुबा देंगे तो वो लेंस तो आपको दिखेगा ही नहीं, बिकॉज रेज विल नॉट डेविएट। वो रे आ रहा है, म्यू बदलेगा तभी ना डेविएशन होगा। इसका और सराउंडिंग का अगर बराबर हो गया, शेप चाहे कुछ भी हो, रेज विल गो स्ट्रेट। दे आर नॉट चेंजिंग मीडियम। उनको लगेगा कि वो मीडियम चेंज ही नहीं कर रहे। तो वो पूछेंगे कोई लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ बराबर है और लेंस देखने में कन्वेक्स शेप का है, उसको अगर उस लिक्विड में डुबा देंगे तो बताओ वो कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इट विल नॉट बिहेव एज ए लेंस। लेंस जैसे बिहेव नहीं करेगा। वेल, नेक्स्ट असम्पशन क्या है? लेंस का पूरा चैप्टर में क्या क्या असम्पशंस है। अगर ये असम्पशंस वैलिड है तभी जाके आप जो जानते हो वो वैलिड है। वो असम्पशन को हटा देंगे, आप जितने जानते हो लेंस के बारे में सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, सब गलत हो जाएगा। पहला असम्पशन है इट इज थीन। बहुत जरूरी है, थीन होना बहुत जरूरी है। थिकनेस ऑफ द लेंस इज वेरी स्मॉल। आप कहोगे ये वाला लेंस सही है, आपकी कोर्स के मुताबिक है, या ये वाला है? आप बोलोगे नहीं, इसमें नहीं होगा,
क्योंकि इसमें जब कोई रे ऐसे जाएगा तो ये अगर इसके आसपास भी गया तो ये ऐसे जाएगा एंड देयर विल बी ए लेटरल शिफ्ट। होता था ना स्लैब में हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे लेटरल शिफ्ट। अरे ये स्लैब है, कोई रे ऐसे आया, बेंड किया, फिर ऐसे गया, मतलब रे ऐसे आ रहा था, अब लग रहा है कि इधर से आ रहा था, लेटरल शिफ्ट हुआ था। बताते नहीं बताते? अगर थिकनेस डी है, थिकनेस डी है तो सॉरी अगर थिकनेस टी है तो हम कहेंगे लेटरल शिफ्ट वाज डी इज इक्वल टू टी सेक थीटा इंटू साइन आई साइन आई माइनस आर सेक आर टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, ऐसे करके बताया था। हाँ, फिर आई इज इंसिडेंट एंगल, आर इज रिफ्रैक्टिंग एंगल, ऐसे करके। तो लेंस मस्ट बी थीन, थीन होगा तो जो डेविएशन होगा, हम देखें कि जो डेविएशन होता था रे का, जो लेटरल शिफ्ट होता था दैट वाज डिपेंडिंग अपॉन टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, मतलब टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टी थीन है तो जो रे आया ऐसे आया, इनफैक्ट वो ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, वो शिफ्ट नजर नहीं आएगा। अगर टी काफी कम है लगेगा कि सीधा चला गया। पहला असम्पशन ये समझ में आ रहा है क्या? इसमें आपका लेंस फॉर्मूला काम में नहीं लगेगा, क्योंकि जो रे जाएगा आप जानते हो कि आपके लेंस में इसके अंदर से जाता हुआ रे सीधा जाता है। कब सीधा जाता है? जब ये थीन है, टेढ़ा है तो थीन नहीं है, ठीक है तो ये जाएगा ऐसे, आएगा ऐसे, निकलेगा ऐसे, मतलब थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाएगा, फिर इमेज विल नॉट बी फाउंड एट द राइट पोजीशन। तो पहला असम्पशन हुआ इट इज थीन। दूसरा असम्पशन क्या है? इट इज थीन। दूसरा असम्पशन हुआ कि aperture is small, aperture काफी छोटा होना चाहिए। aperture मतलब साइज। ये जो है diameter, this diameter is small. Small means small is always a relative number, है ना? हम पूछेंगे ये लाइन छोटा है कि बड़ा है, अब क्या बोलोगे? अगर ये लाइन ड्रॉ किया गया है, पूछेंगे ये छोटा है कि बड़ा है, तो आप कहोगे छोटा है। ये लाइन है, दूसरा वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो आप कहोगे हाँ ये बड़ा है। सो छोटा या बड़ा हरदम रिलेटिवली होता है। हम इसे व्हेन इट इज अपर्चर इज स्मॉल, स्मॉलर देन व्हाट? एज कंपेयर्ड टू व्हाट? दैट इज एज कंपेयर्ड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। ये जो सरफेसेस हम देख रहे हैं, ये सरफेस का रेडियस निकालो, ये उससे काफी छोटा होना जरूरी है। नहीं ये छोटा तो हमारा जितने सारे लेंस फॉर्मूला जानते हैं सारे इनवैलिड हो गए। समझ में आया क्या? तीसरा हुआ ऑल इंसिडेंट रेज आर इधर पैरेलल और पैराक्सियल टू प्रिंसिपल एक्सिस। When he said all incident rays are either parallel or paraxial to principal axis, इसका मतलब हुआ जो रेज आ रहे हैं ना, मान लो कि ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे इसके ऊपर गिर रहे हैं वो सारे ऑलमोस्ट इसके साथ पैरेलल है, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ छोटा सा एंगल कर रहे हैं, ज्यादा एंगल नहीं कर रहे। देखो दिस लाइन इज नॉट पैरेलल बट मेकिंग ए वेरी स्मॉल एंगल। तब भी जाके अगर हम कहेंगे कि सोच लो कि अगर हम कहेंगे कि ये लेंस है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो आप कहोगे रे ऐसे आया, इधर गया, हाथी घोड़ा हुआ, इमेज बन गया। लेकिन देखो तो इज दिस एंगल स्मॉल? नो। सो इसके लिए जो इमेज का लोकेशन होगा इस लेंस में, वो आपकी फॉर्मूला से नहीं निकलने वाला। क्यों? बिकॉज द एंगल इज नॉट स्मॉल। एंगल छोटा होगा तब भी वो सारी चीजें वैलिड रहेंगे, आप जो जानते हो। सो ये कंक्लूजन में आया कि जितने सारे इंसिडेंट रेज है दे मस्ट बी ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कैसा? ये पैरेलल नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा है, मेकिंग ए स्मॉल एंगल। असलियत में ये है कि इतना स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए कि थीटा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो हम साइन थीटा को थीटा ले पाएंगे, बिकॉज वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इन रेडियंस। तो इतना छोटा लेना चाहिए, मतलब मैं कहूँ लिमिट में अगर बताऊं तो उसका वैल्यू शुड बी लेस देन 10 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो कहेंगे कि ये लेंस रखा है और ये लेंस के सामने, ये जो लेंस रखा है इसके सामने क्या क्या है? ये लेंस, ओह ये कहां है?
कहाँ गया? ये जो लेंस रखा है इसमें अगर ये ऑब्जेक्ट को रख दिया गया और पूछा गया कि बताओ इमेज कहाँ होगा, वो आप नहीं निकाल सकते। वैसे हम लोग निकाल लेते हैं बिना समझे, खींच लेते हैं यहाँ है तो वहाँ होगा, नहीं, वो हाइट मैटर करता है। हाँ, अगर ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं होता, सपोज हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं है, कितना बड़ा है? छोटा है। छोटा है तो कितना छोटा है? से ये ऐसा। अब जो रह जाएगा यहाँ से ये छोटा सा ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्वियसली उसके लिए तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि वो अभी एक छोटा एंगल करने वाला है यहाँ से। इसके लिए निकाल सकते हैं, बड़ा हो गया तो नहीं मिलेगा। मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द अपर्चर। समझ में? दीज आर द असम्पशंस। अगर ये सब असम्पशंस वैलिड है तो थोड़ा हम देखेंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम से पहले हम देखना चाहेंगे पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज। पाथ ऑफ रेज, ये अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक लेंस है और ये लेंस में सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस है। इतना गंदा लेंस बनाता हूँ, खुद को ही खराब लगता है। नहीं, मेरा लेंस अच्छा नहीं है, थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं। बच्चे देखेंगे तो क्या बोलेंगे, सर का ड्राइंग इतना खराब है क्या? नहीं, इतना खराब नहीं है, उससे ज्यादा खराब है। ये फिर भी टेढ़ा हो गया, चलो ठीक है। अब ये जो लेंस है, ये लेंस में ये पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि ये थीन पार्ट है। और कौन सा पार्ट है? स्लैब वाला पार्ट है और थीन स्लैब है। कोई रे ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट होकर ऐसे जाएगा, कुछ लेटरल शिफ्ट दिखेगा, लेकिन ये इतना थीन है कि हम कहेंगे कि सीधा चला गया। समझ में आ रहा है क्या? जो लेटरल शिफ्ट हो रहा है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेंस इज थीन। तो हम कहेंगे एनी रे पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, एनी रे पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर। ये एनी रे पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर विल गो ऑन डेविएटेड, ऐसा करके जाएगा। ठीक है, कोई रे ऐसे जाएगा। एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल cut the principal axis at certain point which you call as the focus। समझ में आ रहा है क्या? तो this point is focus। क्या ये रियली प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है? हाँ, इस केस में तो देख रहे हैं कि रियली कट कर रहा है। रियली कट कर रहा है तो रियल फोकस। समझ में आ रहा है? अच्छा, और क्या देखिए हम लोग यहाँ पे, अगर कोई रे फोकस से होता हुआ जाएगा तो जैसे मान लो कि इधर को जितना दूर में फोकस है और उतनी दूर में इधर एक पॉइंट इमेजिन करो आप। कोई रे यहां से स्टार्ट करके जा रहा है और गया ऐसे, अब क्या होगा? ये कौन सा पॉइंट है? इसको कहते हैं फोकस, इसको कहते हैं फोकस। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कैसे जाएगा? इट विल गो लाइक दिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी गोइंग लाइक दिस। तुम थोड़ा इधर आ जाओ। यस यस। अब इसको अगर एक्सटेंड करते हैं, इट विल बी गोइंग लाइक दिस। सो यू सी ऑल दीज रेज आर कन्वर्जिंग ऑलमोस्ट एट ए सिंगल पॉइंट। तो आप कहोगे ये ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ रे सारा एक जगह कन्वर्ज करें। रिफ्लेक्शन में हम लोग बताए थे वेयर इज द इमेज वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज मीट, हियर वेयर इज द इमेज वेयर द रिफ्रैक्टेड रेज मीट। तो आप कहोगे ये बन गया ऑब्जेक्ट, तो ये बन गया इमेज। इमेज कहां पे होता है? एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज। कैसे रिफ्रैक्टेड रेज निकाले? हम जानते हैं, जो क्लू हमारे पास है, इफ द रे इज टेकन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस द रे विल कट दिस प्रिंसिपल एक्सिस एट द फोकस। इफ द रे passes through focus then it will go parallel to principal axis after diffraction, and if the ray passes through the optical center it will go on deviated। ये तीन रे हमें बता देंगे कि कहां पर इमेज बन रहा है। और ये जो इमेज बन रहा है, रेज आर रियली कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे? ये रियल इमेज। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया तो आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए आप लोकेशन निकाल सकते हो। क्या करना है? एक रे लेना है। आपको इमेज का लोकेशन जानने के लिए कितना तो रिफ्रैक्टेड रे चाहिए? दो
2 से ज्यादा लोगे भी तो होगा। यहाँ पर इसका मतलब वो आपको समझ में आना चाहिए, अगर कोई रे ए से आ रहा है, ये सपोज ये पॉइंट से नहीं, इधर से नहीं, कोई रे अगर ए से आ रहा है, सोचना थोड़ा, ये भी रिफ्लेक्ट करते हुए उसी पॉइंट से जाएगा। समझ में आ रहा है? ऑल रेज कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू दिस पॉइंट। हाँ, तीनों का रास्ता जानते हैं, ये तीनों का, बाकी का रास्ता हमें मालूम नहीं है बोल के नहीं लिख रहे। समझ में आ रहा है क्या? यहां से कोई दूसरा रे ए से आया तो रिफ्रैक्शन के बाद इसी पॉइंट से जाएगा। तो यहां से निकलता हुआ सारा का सारा रे आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट। कब? जब ये लेंस को असम्पशन को मानता है। समझ में? इफ यू गो फॉर द रे डायग्राम इन केस ऑफ ए डाइवर्जिंग लेंस, तो चलो देखते हैं कैसे होगा। ये हो गया रे डायग्राम फॉर ए डाइवर्जिंग लेंस। चलो डाइवर्जिंग लेंस बनाते हैं। ये बन गया डाइवर्जिंग लेंस, गंदा बना, ऐसा ऐसा ऐसा, ये बन गया डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्जिंग लेंस में हम कहेंगे ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और हमारे सामने चलो मानते हैं कि कोई एक रखा है ऑब्जेक्ट। कहाँ रखा है? यहाँ रखा है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? तो हमें तो मालूम है कि यहां से निकलता हुआ रे विल डाइवर्ज लाइक दिस, नहीं डाइवर्ज करेगा, तो उसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो इट विल बी मीटिंग द प्रिंसिपल एक्सिस एट सम पॉइंट हियर। ये पॉइंट में कहीं मिल रहा है, दैट इज ए वर्चुअल फोकस, क्योंकि रे तो ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये एक वर्चुअल फोकस है। दूसरा हुआ कोई रे अगर हम कहेंगे इधर से जा रहा है, किधर से बताओ? द रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर, गो ऑन डिविएटेड, नहीं, अगर ये जो ऑन डिविएटेड रे गया उसको भी अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो आप देखोगे कि ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे प्रैक्टिकली कहीं मीट नहीं कर रहे हैं, दे आर डाइवर्जिंग, बट देन अपॉन एक्सटेंशन दे आर मीटिंग ईच अदर समवेयर हियर। इसको अगर बढ़ाते हैं पीछे की तरफ, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट के लिए इमेज यहाँ पर बनेगा। समझ में आ रहा है? आपको 2 रिफ्रैक्टेड रे देखना है, ये कौन सा इमेज बनेगा, रियल और वर्चुअल? वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या ये आपको दिखेगा? नहीं, रिफ्लेक्शन में रियल इमेज नहीं दिखता था, वर्चुअल इमेज दिखता था, नहीं, यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। अब ये जो रियल इमेज है, यहाँ पर आप इसको कोई स्क्रीन पे डालना चाहो तो डाल सकते हो स्क्रीन पे। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो आप इसको स्क्रीन पे डाल सकते हो, इसको लेकिन स्क्रीन पे नहीं डाल सकते, ऑब्जेक्ट इधर स्क्रीन पे नहीं डाल सकते। एनीवे, तो इन दिस केस व्हाट विल से कि दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज, और ये जो इमेज आप देख रहे हो ये कौन सा इमेज है, रियल और वर्चुअल? आप कहोगे इट इज ए वर्चुअल इमेज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज जानने के लिए हमको क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, दूसरा लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो कि वो कन्वर्ज करें कि डाइवर्ज करें। अगर कन्वर्ज करें, जहां कन्वर्ज करें वहां पर इमेज है, अगर डाइवर्ज करें तो अपन एक्सटेंशन जहां पर कन्वर्ज कर रहे हैं वहां पर वो इमेज है। अगर रियली रेज आर कन्वर्जिंग, यू से इट इज ए कन्वर्जिंग लेंस, यू गेट ए रियल इमेज। इफ इट इज ए डाइवर्जिंग लेंस, यू गेट ए वर्चुअल इमेज। समझ में आया क्या? हाँ, अच्छा। Now we shall see about lens formula. But before that, we shall take about sign convention. Sign convention स्कूल के लिए जितना चाहिए वही बता रहे हैं, अब ज्यादा तो नहीं बता रहे हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन पहला all distances are measured, all distances are measured from the optical center जिसको आप कहते हो C, and direction of incident ray is called or taken positive, is taken positive. Height of object
is taken positive। मैं आपको छोटा सा फिगर देता हूं just to make you understand। suppose here is a lens, ये है लेंस हमारा, ठीक है। लेंस को थोड़ा बढ़िया से ड्रॉ करते हैं ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ ठीक से। ये हो गया लेंस। अब ये लेंस में से मैं क्या करता हूँ, निकाला इसको, चल तो साफ हो गया। अब ये जो लेंस है, ये लेंस दिख रहा है क्या आपको? हाँ, यस। अब ये लेंस में सपोज हम कहेंगे ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। सपोज ये हो गया ऑब्जेक्ट। आपने क्या किया, एक रे ऐसा लिया और इसको बेंड करवाया तो ऐसा गया थ्रू दी फोकस। दूसरा रे को ऐसा लिया तो बिना बेंड हुए, बिना डाइवर्ज किए हुए वो आके ऐसा पहुंचा और यहाँ पे कहीं मिला, ठीक है। अब ये सारा चीज को थोड़ा छोटा कर दो और रेंज के अंदर ले आते हैं। ये बन गया केस हमारा। अब क्या है इसमें कि आपका जो क्या कहते हैं, ये फोकस है, आपका जो इमेज है वो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। कहाँ पे? सपोज हम कहेंगे ये जो हाइट है 4 सेंटीमीटर सपोज, और चलो मानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है सपोज a। हाँ, चलो ये डिस्टेंस चलो मानते हैं b, और चलो मानते हैं कि ये डिस्टेंस इज c, और सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर सपोज, ऐसा करके दिया है। नाउ आई वांट टू राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो क्या बोला कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये पॉजिटिव है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऐसा है पॉजिटिव है, उल्टा होगा तो नेगेटिव कहेंगे। क्या बता सकते हो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? सब कुछ को c से मेजर करना है, यहाँ से खींचना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ पर a इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या लिखेंगे? समझ में आया ना? यहाँ से देखना है ऑब्जेक्ट कहाँ पे, हर चीज को ऑप्टिकल सेंटर से देखना है। ये हो गया a तो -a। क्या इमेज डिस्टेंस बता सकते हो? ये यहाँ पर क्या होगा? प्लस c और माइनस c, प्लस c। अच्छा, क्या आप फोकल लेंथ बता सकते हो? ये ऐसे गया, ऐसे गया तो हो गया प्लस b। क्या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बता सकते हो? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 है, +4। रिगेटिंग क्योंकि ऊपर की तरफ है, हाइट को हरदम पॉजिटिव लिया जाता है। ये ऑब्जेक्ट नहीं और ये इमेज। अच्छा, हाइट ऑफ द इमेज क्या लेंगे हम? तो दिस इज द वे यू हैव टू मेक यूज ऑफ साइन कन्वेंशन। कहने का मतलब है फॉर ए कन्वर्जिंग लेंस the focal length is always positive. For a real image distance is positive. For a virtual image distance, image इधर को रहेगा, image distance will be negative. Accordingly आपको यूज करना। अच्छा, ये साइन कन्वेंशन अगर आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल की तौर पे, तो आगे बढ़ते हैं, लेंस फॉर्मूला देखते हैं। लेंस फॉर्मूला स्कूल वाले बड़े मजे लेके पूछते हैं। The relation between U, V and F, ठीक है। कोई एक लेंस ले लो, ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, और हम जानते हैं कि इस लेंस का अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस है, और चलो मानते हैं कि इस लेंस का यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, और इसका जो इमेज है चलो मानते हैं कि वो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और इसका जो रे ऐसे जा रहा है, चलो मानते हैं कि रे आया ऐसे, फिर इसे बेंड किया, फिर बेंड करने के बाद ये कुछ ऐसे जा रहा है सपोज, मतलब दिस इज द फोकल पॉइंट। लेंस थिन है, दिस लेंथ इज थिन, क्योंकि हम लोग थिक बना लेते हैं तो इसलिए गड़बड़ हो रहा है, इसको थिन बनाना। लेंस इज थिन, जब लेंस थिन है तो आप कहोगे यहाँ से आता हुआ रे जाके फोकल लेंथ से होते हुए जा रहा है, और दोनों यहाँ पे मिले, दोनों रे यहाँ पे मिले, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर मिला? यहाँ पे मिला, सॉरी इमेज यहाँ पे मिला। इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन हो गया? यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। कॉल दिस आई डैश, इमेज का नाम है आई डैश, और ये ऑब्जेक्ट ओ डैश, और ये ऑप्टिकल सेंटर सी। चलो इस पॉइंट को कहते हैं ए, ठीक है। तो और यहाँ पर जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, क्या बता सकते हो? रे पैरेलल इज कटिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस।
लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन देख लो क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है तुम लोगों का बोर्ड पर। तो ये है इमेज आई डैश, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं कंपेयर करवाना चाहता हूं ये दोनों ट्रायंगल ओ डैश सी एंड आई डैश सी। ओ डैश सी ट्रायंगल एंड आई डैश सी ट्रायंगल आर सिमिलर। क्यों है सिमिलर है कि नहीं बताओ? ये एंगल बराबर है, ये 90 है, ये 90 है, तो तीसरा एंगल बराबर होगा। दो ट्रायंगल का एंगल्स बराबर है एक दूसरे के साथ, तो हम कहेंगे देयर सिमिलर। तो फिर क्या कहेंगे हम? ओ डैश बाय आई डैश इज इक्वल टू ओ डैश बाय आई डैश इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आई। कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते ना? हाँ, क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, थोड़ा ये दोनों ट्रायंगल को देखो तो ए सी एफ एंड एफ आई ओ डैश, एफ आई डैश, ए सी एफ ट्रायंगल एंड कौन सा है भाई? ये एफ आई डैश ट्रायंगल। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, अभी पहला आप चेक किए ये दोनों को, ये और ये। अब चेक करें ये और ये। समझ में आ रहा है? अच्छा, हाँ ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल आर सिमिलर। क्या बता सकते हो? ओ डैश, अब ओ डैश इज सेम एज एसी नहीं, ओ डैश इज सेम एज एसी, तो पहले एसी के टर्म पे लिखते हैं। एसी बाय आई डैश, एसी बाय आई डैश इज इक्वल टू एसी बाय आई डैश इज इक्वल टू सी एफ बाय एफ आई, सी एफ बाय एफ आई, है कि नहीं? जिसको चाहो तो हम एसी बाय आई डैश को लिख सकते हैं ना, ओ डैश बाय आई डैश। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलो सी एफ बाय एफ आई। अब दोनों में से ये है, दोनों को इक्वेट करो, ये भी ओ डैश बाय दिस, ये दोनों बराबर होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला? ओ सी बाय सी आई इज इक्वल टू सी एफ बाय एफ आई। और ये सारा चीज को मैं इन टर्म्स ऑफ सी से मेजरमेंट करके लिखना चाहता हूँ। ये ओ सी तो सी से है, ठीक है, सी आई तो भी सी से है, सी एफ ये भी सी से है, एफ आई, ये एफ आई को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? आई कैन राइट ओ सी बाय सी आई इज इक्वल टू सी एफ बाय एफ आई को हम लिख सकते हैं सी आई माइनस सी एफ, है ना? लेट अस मेक यूज ऑफ साइन कन्वेंशंस। कहेंगे ओ सी, सी ओ क्या है? व्हाट इज सी ओ? सी ओ इज माइनस यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, क्यों? इसको लेते हैं पॉजिटिव, इसको लेते हैं पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? अंडरस्टैंडिंग। नीचे से ऊपर से तो नहीं जा रहा? अच्छा ठीक है। सो ओ सी बाई सी आई, हाँ सी ओ हो गया माइनस यू। क्या बताएगा कोई मुझे? सी आई क्या लेंगे? प्लस बी और माइनस बी? प्लस बी। सी एफ क्या लेंगे? सी एफ फोकल लेंथ प्लस, और सी आई तो भी है, सी आई तो भी है नहीं? चलो डाल दो सबका फिर। लेट अस पुट इट इन द नेक्स्ट इक्वेशन। तो इसको थोड़ा कॉपी करके लेते हैं, अगले में डालते हैं। जैसे ये हमें समझ में आया, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या मिला? OC मतलब माइनस यू, CI मतलब V, CF मतलब F, CI मतलब V माइनस F। अच्छा, थोड़ा मारपीट करें तो इसके साथ क्या हो रहा है देखो, मल्टीप्लाई करो, माइनस UV क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्लस UF इज इक्वल टू VF। सारा UF VF को एक तरफ रखो।
यू एफ वी एफ को एक तरफ रखो, तो आप कहोगे वी एफ माइनस यू एफ, इसको इधर ले लिया, इज इक्वल टू माइनस यू वी। क्या बात सही है? अब इसको इधर ले लिया, माइनस यू वी इधर आ गया, हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, थोड़ा जोल है, देख लेना। तो अब मैं दोनों तरफ को डिवाइडिंग बोथ साइड्स with u, v, f, sorry, both sides with u, v, f, ये टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? vf बाय u, v, f माइनस uf बाय u, v, f इज इक्वल टू माइनस u, v बाय u, v, f। थोड़ा मारपीट करो तो क्या मिला ये? 1 बाई u माइनस 1 बाई v इज इक्वल टू माइनस 1 बाई f। थोड़ा माइनस अच्छा नहीं देखता, सीधा कर देते हैं इसको, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू दिस इज लेंस फॉर्मूला कम। समझ में आया? हाँ कर लोगे, स्कूल एग्जाम में आएगा तो। हाँ लेंस से जो भी क्वेश्चन आएगा तुमको सर्कुलेट इट टू ऑल सिंपल चिल्ड्रन, लेट देम बी बेनिफिटेड विद दिस स्मॉल आर्टिकल। ठीक है, अपने दोस्तों को सर्कुलेट कर दो, कोई तकलीफ नहीं। छोटी छोटी समाज सेवा तो हम लोग भी कर लेते हैं, है कि? हाँ, बड़ा समाज सेवा करने के लिए कुछ फीस लगता है, तो छोटे छोटे तो कर लेते हैं। तो ये हो गया, समझ में आया? यूज कैसे करना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो देखो यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, एफ क्या होगा इसके अकॉर्डिंगली। जैसे मैं तुरंत ही एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक लेंस रखा है, an object was kept at a distance 40 centimeter from a diverging lens of focal length 60 centimeter. Find distance of image the image is real or virtual इतना पूछा स्कूल वाले, और कितना पूछेंगे? वही पूछेंगे। डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्जिंग लेंस है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे दिया है कि कोई एक डाइवर्जिंग लेंस है, हमें मालूम है कि हमारे स्कूल के हिसाब से डाइवर्जिंग लेंस इसको कहते हैं, चलो इसी को ही मान लेते हैं। दिस इज व्हाट इज ए डाइवर्जिंग लेंस, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट को जो रखा गया है, कहाँ पे रखा गया है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस दिया है 40 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट है। तो सोल्यूशन बनाने के लिए क्या बता सकते हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? माइनस 40। डाइवर्जिंग लेंस है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ? माइनस 60, क्योंकि इसमें ये रे ऐसे जाता है तो ऐसे डिवाइड करता है, इधर को बनता है, तो सी से मेजर करते हैं सारा चीज को, फोकल पॉइंट भी यहीं पे कहीं होगा, तो हम कहेंगे ये है माइनस 60। ऐसा माइनस 60 मतलब एफ तो यहाँ नहीं होगा, एफ कहीं दूसरी जगह हो, एफ मस्ट बी समवेयर हियर। नहीं, ये डिस्टेंस है कितना? 60। समझ में आया? क्या आया समझ में? वही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे? अंडरस्टैंडेबल? हाँ चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, और क्या पूछा? भी, ये तो कोई भी निकाल सकता है। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। डालो, निकालो, देखो क्या बन रहा है। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। डालते हैं वैल्यूज। 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू, इट इज 1 बाई 60 और माइनस 60 प्लस 1 बाई माइनस 40, तो माइनस गया कमन, नीचे आया कितना? 120, ये हो गया 2 प्लस 3 इज
coming out to be how much it is? It's coming out to be 1/24. Yes, sir. Yes. It is coming out to be minus 1/24. Minus 1/24. थोड़ा इसका खींच खाच के इधर रखते हैं, जगह नहीं हो रहा है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी minus 1/24. मतलब what is V? V is minus 24 सेंटीमीटर. माइनस मतलब किधर को है? ये लेंस का लेफ्ट में है कि राइट में? लेफ्ट में. तो रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? Virtual. सिंपल सा. सो ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म. इमेज इज वर्चुअल. कहाँ पे? एट ए डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर. समझ में आया? अच्छा. नेक्स्ट होता है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप लोग कर लोगे. 3 में से कोई 2 रटा दिया रहेगा, तीसरा निकालो. नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन. वी वांट टू लर्न अबाउट मैग्निफिकेशन. चलो देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या है. स्कूल में आएगा मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन. मैग्निफिकेशन मतलब m. इसको अगर सही तरीके से कहो तो कहते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन. देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, जो मैं बाद में क्लास में पढ़ाऊंगा. मतलब आपकी केस में क्या है मालूम है? कोई लेंस ऐसे रखा है, ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो इमेज कितना छोटा बड़ा होगा. अगर ऑब्जेक्ट सो रहा है तो इमेज उसका कितना छोटा बड़ा होगा. दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन. सोया हुआ ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट इधर खड़ा है, तो स्कूल में ये है. पढ़ते वक्त हम लोग दोनों पढ़ेंगे. अभी तो हम लोग स्कूल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं. चलो ठीक है, स्कूल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्कूल वाली चीजों से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए. ये हो गई हमारा लेंस, और हमें इसमें मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला निकालना है, डिराइवेशन करना है. तो ठीक है, मैग्निफिकेशन किसको कहेंगे? अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे कोई एक इमेज बना है, तो आपको बताना है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मैग्निफाइड कितना बड़ा है. मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इट इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ा है तो मैग्निफिकेशन विल बी मोर. 2, 3, 5 है मतलब मैग्निफाइड इमेज. अगर फ्रैक्शन आया तो हम कहेंगे डिमिनिश्ड इमेज है ना. अच्छा, हमें निकालना है रेशियो. ठीक है, रेशियो निकालना बहुत आसान है. इसमें देखो, एकदम दिमाग की जरूरत नहीं पड़ेगा. हमें तो चाहिए HI/HO, और हम जानते हैं कि ये सेंटर से पास करता हुआ सीधा इधर जाता है. अगर इस पॉइंट को हम C कहेंगे तो क्या बता सकते हो कि ये ट्रायंगल सिमिलर है. तो इसको O कहते हैं, इसको I कहते हैं, तो हम कहेंगे HI/HO. ये HI है, हाँ, ये HI है, ये HO. HI/HO is CI/CO है कि नहीं? स्कूल में आता है, बहुत इजी डेरिवेशन है, बहुत इजी डेरिवेशन है, बहुत स्कूल में आता है. CI क्या है? CI इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज. प्लस भी लिखेंगे कि माइनस भी लिखेंगे? प्लस भी. ठीक है. अच्छा, मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. हमें ये निकालना है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अच्छा, तो हम कहेंगे O डैश ट्रायंगल करके लिखते हैं, आपको थोड़ा समझाने में मेरे को आसान होगा. O डैश C ट्रायंगल एंड I डैश C ट्रायंगल आर सिमिलर. ये समझ में आया? तो हम कहेंगे O डैश बाय I डैश इज इक्वल टू O डैश बाय I डैश इज इक्वल टू, कोई बताएगा क्या होगा? CO बाय CI. चलो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, वैल्यूज डालेंगे. क्या बता सकते हो O डैश क्या है? ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है. पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? पॉजिटिव लेंगे. I डैश एज पर आर फिगर इट इज इन्वर्टेड, सो माइनस हाइट ऑफ द इमेज है कि नहीं. और हमारा CO क्या है? CO हो गया माइनस U. और CI क्या है? CI इज माइनस B, सॉरी प्लस B है कि नहीं. अब वैल्यूज डालो. O डैश क्या हो गया? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट I डैश माइनस ऑफ हाइट ऑफ द इमेज. CO क्या हो गया? CO हो गया माइनस U. CI क्या हो गया? प्लस B. और हमें क्या चाहिए था? ये दोनों तरफ का माइनस कट गया. हमें चाहिए था M. क्या है ये? हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. रेशियो
जैसे ये मान लो 4 है, ये 10 है, तो मैग्निफिकेशन इज 10/4, 2.5 टाइम्स मैग्निफाइड, है ना। तो हाइट ऑफ द इमेज, ये इतना गंदा क्यों दिख रहा है? अच्छा, ये हाइट ऑफ द इमेज है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट करेंगे तो सोचो तो क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस गया, कट गया, ये उल्टा हो गया, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, क्या मिलेगा? v बाय फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। समझ में आया क्या? अब अगर हम कहेंगे कि ये जो v बाई u है और n का वैल्यू हम निकाले, सपोज ये पॉजिटिव आया, सपोज ये पॉजिटिव आया, क्या मतलब है? अगर ये पॉजिटिव आया का मतलब है, अगर v नेगेटिव है, u नेगेटिव है, u तो हरदम नेगेटिव है, इसका मतलब v भी नेगेटिव है। सो पॉजिटिव आया मतलब ये कौन सा इमेज हुआ? वर्चुअल हुआ, इट इज वर्चुअल। खाली उतना नहीं है, वर्चुअल तो है। अब अगर ये पॉजिटिव आया, HO तो हरदम पॉजिटिव है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो HI भी पॉजिटिव है, मतलब इरेक्ट हुआ कि इन्वर्टेड हुआ? इरेक्ट हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो कोई वर्चुअल इमेज हरदम इरेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इट कैन नॉट बी इन्वर्टेड, क्योंकि वर्चुअल हुआ तो n पॉजिटिव हो गया, n पॉजिटिव हो गया तो हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव हो गया। अगर ये नेगेटिव आया तो क्या कहेंगे? नेगेटिव आया मतलब u तो हरदम नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, इसलिए तो रेशियो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये रियल इमेज है। अच्छा, ये अगर नेगेटिव आया, ये हरदम पॉजिटिव है HO, तो HI क्या है? नेगेटिव है, मतलब इन्वर्टेड। सो रिमेंबर कि ऑल रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑल वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। वो पूछेंगे कहां पर ऑब्जेक्ट को रखना है कि एक वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म। से नो वे, सच ए थिंग इज नॉट पॉसिबल। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट ही होगा, है ना। क्या मैं ठीक से आपको समझा पा रहा हूं? तो जब आपको न्यूमेरिकल करना है, वो बोलेंगे कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा मतलब आपको क्या लिखना है? m का वैल्यू को नेगेटिव लेना है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। और क्या बताना था? पावर, पावर ऑफ लेंस। ये पावर ऑफ लेंस क्या होता है? इट इज द कन्वर्जिंग एबिलिटी of a lens. If a beam of light parallel to principal axis converge quickly after refraction, then power is more. समझ में आया क्या? किसका पावर ज्यादा है? जिस केस में रेज जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगे। जैसे में अगर आपको दो लेंस दिखाया, ये एक लेंस दिखाया, दो रे आए आए आए, तुरंत कन्वर्ज कर गए यहां पे। दूसरा केस दिखाया, दो रे आए ऐसे आए, दूर में कन्वर्ज किए, तो कौन जल्दी कन्वर्ज कर गया? फर्स्ट केस में। ये दोनों में से L1 और L2 में से कौन ज्यादा पावर वाला है? पहला वाला, तो जल्दी कन्वर्ज कर गया। जल्दी कन्वर्ज करेगा तो पावर ज्यादा है, जल्दी कन्वर्ज करेगा तो पावर ज्यादा है, दूर पे कन्वर्ज करेगा तो पावर कम है। और अगर बाई चांस डाइवर्स कर गया तो हम कहेंगे पावर तो है लेकिन नेगेटिव पावर है। समझ में आ रहा है क्या? पावर को हम कहेंगे नेगेटिव हो गया। अगर डाइवर्स कर गया तो ये पावर नेगेटिव है। कैसे निकालते हैं पावर? इट इज tan ऑफ द डेविएशन। नहीं है तुम्हारे कोर्स में, मैं जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जितना एंगल ऑफ डेविएशन हुआ है ना, tan ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड द पावर। ठीक है, पावर इज कॉल्ड tan डेल्टा। ये एंगल का डेविएशन होता है पावर। When the ray is incident at unit distance, मतलब ये डिस्टेंस अगर 1 यूनिट का होगा तो जहां पर डेविएट करेगा tan डेल्टा विल बी कॉल्ड द पावर। पावर का डेफिनेशन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपकी स्कूल के लेवल पे ये काफी सिंपल है। क्या है? आपके स्कूल के लेवल पे ये है कि याद रखो
क्यों होता है हमें मालूम नहीं है कि पावर इज गिवन बाय 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर। समझ में आया क्या? 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर। क्या होता है यूनिट इसका? डायप्टर। अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, पावर कितना है? 1 बाय 0.2 मीटर, दैट इज कमिंग आउट टू बी 5 डायप्टर। समझ में आ रहा है? रिमेंबर 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है, इज कॉल्ड पावर। और अगर कहेंगे कि कोई कन्वर्जिंग लेंस है और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो पावर हुआ 5 डायप्टर। कोई डाइवर्जिंग लेंथ है और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो पावर विल बी -5 डायप्टर। डायप्टर को डी लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो ये डी क्या है? क्या हम इसको मीटर इनवर्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 बाय मीटर है ना, तो मीटर इनवर्स लिख सकते हैं? स्कूल में बोल देंगे हाँ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पावर का डेफिनेशन है ही नहीं। ऊपर में जो 1 है, दैट 1 इज ऑल्सो इन मीटर। समझ में आ रहा है? ये डायमेंशन लेस होता है, इसका यूनिट बनता है रेडियन में। डायप्टर क्या है? रेडियन। समझ में आया? तो क्योंकि स्कूल में ऐसे पढ़ाते हैं, तो यूनिट डायप्टर इज सेम एज मीटर इनवर्स। कुछ स्कूल टीचर्स ऐसे पढ़ा भी देते हैं, मैं देखा हूं। मैं बताता नहीं हूं उनको, क्यों बेकार की ईगो हर्ट हो जाएगा। डायप्टर इज नॉट मीटर इनवर्स, रिमेंबर। जैसे आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड ऑफ मोशन इज गिवन बाय u प्लस a by 2 into 2n minus 1। जानते हो ना वाला फॉर्मूला? तो ये क्या है? मीटर है। ये क्या है? मीटर पर सेकंड है। कैसे मीटर पर सेकंड प्लस समथिंग इज इक्वल टू मीटर हो जाए? दो चीज को अब जोड़ोगे, एक 5 kg है, एक 3 kg है, तो जुड़ के निकलेगा कुछ kg स्क्वायर, तो पॉसिबल नहीं है ना। हम अगर कहेंगे y इज इक्वल टू x प्लस जेड, तो इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका यूनिट बराबर होना जरूरी है। दे कैन नॉट बी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। ये केजी है, ये लीटर है, जोड़ सकते हो क्या? नहीं। ये केजी है, ये केजी है, जोड़ने से ये क्या होगा? केजी ही होगा। तो देखो ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर है, कैसे हो गया? कभी सोचो? सोचो कैसे हो गया फॉर्मूला? इसलिए हो गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं। ये फॉर्मूला में कैसा है? ये u नहीं है, ये क्या है? ये है u इंटू 1, और 1 क्या है? 1 सेकेंड। u इंटू 1 सेकेंड जब फॉर्मूला में करोगे, हम 1 को लिखते नहीं है, इसलिए मिस कर जाते हैं। तो अब हो गया ना मीटर, 1 हिडन है। सिमिलरली इसमें जो ये 1 है, ये 1 क्या है? मीटर। 1 मीटर। सर क्या, कहां से 1 मीटर है? मैं तो पता है, सही डेफिनेशन बता देता हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, क्लास में जब करवाऊंगा तब बताऊंगा। सही डेफिनेशन तो मैं क्लास में बताऊंगा, अभी तो हम लोग ब्रश अप कर रहे हैं। सही डेफिनेशन ये है कि अगर ये कोई लेंस है, यहां से 1 मीटर हाइट में अगर कोई रे गिरा ऐसे, नॉट नेसेसरली पैरेलल, 1 मीटर हाइट में गिरा, टेढ़ा भी गिर सकता है, सीधा भी गिर सकता है। इन आइदर केस, मतलब ऐसा गिरा तो ये डाइवर्ज करेगा ऐसे, या फिर कन्वर्ज करेगा ऐसे। ये जो एंगल बना, दिस एंगल डेल्टा इज कॉल्ड पावर। पावर इज द एंगल ऑफ डेविएशन, सो इट इज इन रेडियंस। कब? जब 1 मीटर हाइट में गिरेगा। क्या सर सीधा के गिरेगा? सीधा सीधा नहीं, कोई जरूरी नहीं सीधा गिरेगा, टेढ़ा भी गिरने वाला है। ये भी जाएगा तो ये बेंड करने के बाद जैसे जाएगा, डेल्टा आपको वही मिलेगा, जैसे इतना मिल रहा था उसमें भी वही डेविएशन मिलने वाला है। जब मैं क्लास में बताऊंगा तब देखूंगा। रे यहाँ पर अगर गिर रहा है, सीधा आके गिरा, डेविएशन हुआ डेल्टा, टेढ़ा आके गिरेगा कुछ दूसरा होगा, बट डेविएशन विल बी सेम डेल्टा। Deviation will depend upon the distance from which it is, from the optical center where it is incident. That deviating angle is called power. जो quickly deviate कर गया, ज्यादा पावर है, धीरे धीरे डेल्टा छोटा हो गया तो कम पावर है। So पावर क्या है? डेल्टा। This delta is diopter. So डेल्टा क्या है? रेडियन। Don't say कि diopter is nothing but meter inverse. No 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 no. कुछ लोग ऐसे बोल के कंफ्यूज कर लेते हैं। ध्यान रहे कि नॉन एप्रीहेंशन इज द मदर ऑफ मिस एप्रीहेंशन। नहीं, जो चीज हम नहीं जानते हैं उसको हम गलत जानते हैं, जान गए तो फिर गलत कैसे जानेंगे। और लगे हाथ में आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर ढेर सारे लेंस पैरेलल में है, सॉरी ढेर सारे लेंस कांटेक्ट में है,
इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है, इसका f3 है। तो ध्यान रहे कि इफेक्टिव फोकल लेंथ 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1, 1/f2, 1/f3 एंड सो ऑन। आता है तुम लोगों को? नहीं, सारी को इसे जोड़ दो, सारी को इसे जोड़ दो तो ऐसे हो जाए। सपोज ये लेंस में से मान लो कि केस कुछ ऐसा हुआ, ये एक लेंस है और ये दूसरा लेंस है और ये तीसरा लेंस है, तो बीच वाला की डाइवर्जिंग रह गया ना, तो उसका फोकल लेंथ को क्या लिखेंगे? मान लो ये f2 है, ये f1 है, ये f3, तो क्या लिखेंगे इस केस में? 1/f net इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/-f2, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, प्लस 1/f3। तीसरा हुआ कि अगर हम कहेंगे पावर 1/f इक्विवेलेंट इज टोटल पावर, that is power of first lens, that of second lens, that of third lens. So when a number of lenses are in contact, the total power is ordinary sum of individual powers, but taking them either positive or negative depending upon they are converging or diverging. क्या मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म कर सकता हूँ? इतना पढ़ के जाओ, स्कूल में कितना पूछेंगे, इससे जितना काम निकल गया, यही लेंस को मैं आपको 5 क्लासेस में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें। I'll take at least 1.5 hours क्लास। आज मैं एक क्लास में थोड़ा सा स्कूल लेवल का फुटबॉल कर दिया, ठीक है? चलेगा काम कुछ? चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।